हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अचीवमेंट पॉइंट्स में। और मैं हूं पिंटू कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट और बायोलॉजी का यूनिक टॉपिक। तो इसके पहले मैंने दो वीडियो दिए हैं और दो वीडियो में सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बायोलॉजी है क्या, क्योंकि किसी भी बायोलॉजी स्टूडेंट को बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने वहां वो बेसिक नॉलेज दिया, उसके बाद मैंने वहां स्टार्ट किया एक टॉपिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम था जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण को मैंने सबसे पहले समझाया। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है और जंतुओं में पोषण कैसे होता है। पौधों में किन पोषण को करने की विधि को क्या कहते हैं और पौधे को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अपने पोषण की क्रिया को करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है आज का ठीक जंतुओं में पोषण के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनुष्य का पाचन तंत्र। अब जाहिर सी बात है कि जब पोषण होगा तो पाचन भी होना अनिवार्य है ना। तो आज हम जानेंगे इसमें कि किस प्रकार से जंतुओं में पाचन की क्रियाएं जो है होती हैं। तो देखेंगे कि कहता है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं और विशेष अंगों को क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। यानी कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होंगे उनमें पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं, ठीक है। और उन विशेष अंगों को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। कहता है कि आहार नाल से समृद्ध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है, पाचन क्रियाएं होती है। इनको आपस में मिला दीजिएगा। किसको? पाचक ग्रंथियां को और पाचन क्रियाओं को आपस में कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो किस चीज का निर्माण होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होगा, यानी कि पाचन तंत्र का निर्माण होगा। अब इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते? पाचन तंत्र है क्या? तो आप बोलेंगे कि सर पाचन क्रिया और पाचन ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्रिएशन यानी कि निर्माण करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य का आहार नाल। देखो मनुष्य का आहार नाल क्या है? तो मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है, यानी कि क्वाइलेट की तरह इसकी रचना होती है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वाइलेट नुमा होता है, ठीक है। और कहता क्या कि जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? 8 से 10 मीटर तक की होगी, ठीक है। अगर सेंटीमीटर बोला हो तो सॉरी, मीटर तक होती है। यह जो है मुख गुहा से शुरू होकर के, यह कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से शुरू होता है और मलाशय तक फैला होता है, यानी कि स्टार्टिंग मुख गुहा से होता है और मलाशय तक इसकी एंडिंग होती है, यानी कि मलाशय तक यह जो है आहार नाल फैला होता है। आहार नाल में देखेंगे कि कहता क्या है कि आहार नाल के विभिन्न भाग तथा उनके कार्य। आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको डिफाइन कर दूं। सबसे पहला भाग के बारे में हम पढ़ेंगे मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कहता क्या है कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा क्या है? तो ये आहार नाल का सबसे पहला भाग है और भोजन का पाचन जो है ये यहीं से स्टार्ट होता है। भोजन का पाचन जो है यहां से कैसे स्टार्ट होता है? तो देखिए जो भी भोजन पदार्थ को हम खाते हैं तो सबसे पहले उसका ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि उसको पीसते हैं ना जी। तो भोजन चूंकि पिसता है उसके बाद हमारे माउथ में लार ग्रंथि स्रावित होती है, जिसके कारण लार भोजन से क्या हो जाता है? मिल जाता है और भोजन क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। सपोज दैट अगर आप मानिए कि माउथ में लार ग्रंथि स्रावित ना हो तो क्या होगा? तो माउथ में लार ग्रंथि स्रावित ना हो तो क्या होगा? जो भी भोजन पदार्थ हम खाएंगे वो चिपचिपा नहीं होगा। तो जब चिपचिपा नहीं होगा तो वो कटु द्वार के माध्यम से जो है निगल द्वार के माध्यम से वो अगले भाग में कैसे पहुंचेगी? पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंच पाएगी। तो जो लार ग्रंथि होता है उसमें लार स्रावित होता है, जिसके कारण जो लार ग्रंथि में एंजाइम्स पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? एंजाइम्स, जो भोजन को पचने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है उनका, ठीक है। तो इस तरह से मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है और यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मसल होठ होते हैं। क्या होते हैं? होठ होते हैं। और मनुष्य के मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत होते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखेंगे यहाँ कर्तनक, वेदक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो 4 प्रकार के दांत होते हैं बनावट की दृष्टि से देखेगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ये चारों टीथ में आपको देखने को मिलेगा। आपने कभी एग रोल खरीदा और सपोज दैट कहिए कि मैं आपसे कहूं कि भाई आप एग रोल को क्या करो? साइड से काट के दिखाओ, तो आप काटोगे लेकिन प्रॉब्लम होता है। लेकिन इजिली काटने के लिए आप क्या करोगे? एग रोल को सामने वाले फ्रंट टीथ से ही काटोगे। तो फ्रंट टीथ जो होता है वो क्या कार्य करता है? तो किसी भी चीज को काटने का काम करता है, ठीक है। लेकिन जो साइड का दांत होता है वो नुकीला होता है, देखिएगा एनिमल्स की तरह होता है। तो जो नुकीला दांत होते हैं वो एक्यूरेट किसी भी चीज को फाड़ने का काम करता है। आज लाइक मैंने आपको कहा कि आपने ईख कैसे खाया, तो देखिएगा आप जब भी खाएंगे तो उसको छीलने के लिए, फाड़ने के लिए क्या करते हैं? साइड वाला टीथ का यूज करते हैं जो नुकीला होता है, तो उसका काम जो है अलग होता है। लास्ट वाला जो होता है देखेंगे तीसरा जो है कहता है कि अग्र चवर्णक, इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना, यानी कि भोज्य पदार्थ को पीसना।
ठीक है। ये भोज्य पदार्थ को क्या करता है, पीसने का काम करता है। और च वरना किसका कोई काम नहीं है ना। ये कब निकलता है किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि निकलता है तो ये पेनफुल होता है, काफी ज्यादा दर्द भी देता है। तो उसके बाद दूसरे भाग के बारे में हम पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा मुगुआ, मुगुआ के बाद दूसरा भाग हम ग्रासनी पढ़ेंगे। देखिए ग्रासनली क्या है, ग्रासनी क्या होता है कि मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। यानी कि पहला भाग क्या कहलाएगा, आहार नाल का मुख गुहा का ठीक पिछला भाग क्या कहलाएगा, तो ग्रासनी कहलाएगा। और कहता है कि इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होता है। एक होता है निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है, और दूसरा होता है कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। लेकिन ये दोनों छिद्र का काम अलग अलग होता है। ये दोनों छिद्र करते क्या, निगल द्वार क्या करता है कि जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो भोज्य पदार्थ को क्या करता है, अपने रास्ते अपने से हो करके भोज्य पदार्थ को पहुंचाता कहां है, ग्रास नली में पहुंचाता है। ठीक है, कहां पहुंचाता है, ग्रास नली में पहुंचाता है। और कंठ द्वार का काम क्या होता है, तो जो हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं उसे अपने से होकर के श्वास नली में भेजता है। तो निगल द्वार और कंठ द्वार दोनों का काम अलग अलग है। एक का काम है क्या, भोज्य पदार्थ को पहुंचाना, कहां, अगले भाग में। और एक का काम है भोज्य पदार्थ का नहीं, श्वसन नली में, यानी कि श्वसन की क्रिया में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको अगले भाग में पहुंचाना। इस दोनों के ऊपर में एक क्या होता है, कपाट होता है, और उस कपाट का नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है कि दोनों को, यानी कि जब रिक्वायरमेंट होगी जैसे जैसे, तो अगर निगल द्वार को बंद करना है तो निगल द्वार को बंद करेगा, और कंठ द्वार को खोल देगा। कंठ द्वार को बंद करना है तो कंठ द्वार को बंद करेगा, निगल द्वार को खोल देगा। ये काम इसका होता है बंद करना खोलना। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि कंफ्यूजन हो जाता है एपिग्लॉटिस को कि किसको बंद करे किसको चालू करे। तो इस सिचुएशन में खाना खाते समय क्या हो जाता है, सरकता है। तो सरकने के क्रम में भोज्य पदार्थ नासिक छिद्र से भी बाहर आ जाते हैं। तो आपने देखा निगल द्वार और कंठ द्वार। ऐसा ये निगल द्वार कंठ द्वार आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, तीसरे टॉपिक की ओर, ग्रास नली की ओर। देखिए ग्रास नली क्या है, कहता हुआ कि ग्रास नली जो है मुख गुहा का पिछला भाग है। ठीक है, सॉरी, ग्रास नली यहाँ है। कहता हुआ कि मुख गुहा से सना हुआ भोज्य पदार्थ निगल द्वार के माध्यम से, मैंने बताया अभी कि निगल द्वार के माध्यम से हो करके कहां पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है, ग्रास नली में पहुंचता है। जैसे ही ग्रास नली में भोज्य पदार्थ आ जाता है तो पता चलता है इसे, और जैसे ही पता चलता है तो इनकी जो दीवारें होती है उसमें संकुचन होता है, मतलब कि फैलाव सिकुड़न, फैलाव सिकुड़न, जिसके कारण जो भोज्य पदार्थ होता है वो सरकता हुआ, धीरे धीरे सरकता हुआ अगले भाग में चला जाता है। तो अगले भाग में कहां जाएगा, अमाशय में जाएगा। कहां जाएगा, अमाशय में जाएगा। कह रहा है कि अमाशय क्या है, तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आपको मैं बता दूं कि इसी अमाशय में, अमाशय की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, उनकी जो दीवारों की कोशिकाएं होती है, ठीक है, उस कोशिकाओं में कहीं कहीं धंसे हुए भाग होते हैं, और वही धंसे हुए भाग में जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। एक्चुअली जठर ग्रंथि का निर्माण अमाशय में ही होता है, अमाशय की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कौन से भाग में, तो जहां धंसा हुआ भाग होता है उसी भाग में इनका निर्माण होता है, जठर ग्रंथि का। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज और बता दें हम आपको कि क्या होता है कि कभी कभी अत्यधिक अम्लीय श्राव होने के कारण, अम्लों का श्राव ज्यादा होने के कारण जो क्या होता है कि उनकी जो कोशिकाएं होती है, जो धंसा हुआ भाग होता है, उसको सुरक्षित रखने का काम म्यूकस का होता है। लेकिन जैसे ही अम्ल ज्यादा स्रावित होगा तो म्यूकस का स्राव कम हो जाएगा, और जैसे ही म्यूकस का स्राव कम हो जाएगा तो उनकी कोशिकाओं में क्या होगा, जो धंसे हुए भाग थे उसमें घाव हो जाएगा, और उसी घाव को अल्सर घाव भी कहते हैं। यहाँ लिखा होगा देखिए, अल्सर घाव कहते हैं। ठीक है, ऐसे घाव को क्या कहेंगे, अल्सर घाव कहेंगे। चलिए तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, छोटी आंत की ओर। देखिए छोटी आंत में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन जो होता है वो भोजन का छोटी आंत में ही होता है। देखिए कहता है क्या कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम तो छोटा है लेकिन काम बड़ा है, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जीव, और उनकी आहार नाल की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, आहार नाल की लंबाई अधिक क्यों होती है, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लीजिए, ये कितना लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है, और चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि पाचन की क्रिया कहां पूर्ण होती है, यहीं पे पूर्ण होती है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है छोटी आंत का वो बेलनकार होता है। कैसा होता है, बेलनकार। अब बताते हैं कि सर आपने कहा कि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी जीव की अपेक्षा में मांसाहारी जीव की छोटी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन शाकाहारी की ज्यादा होती है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि उनमें सेलुलोज के पाचन के लिए उनके छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी शाकाहारी जीव है, गाय, ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को जल्दी खा लेते हैं और बाद में जुगली करते हैं, जुगली करते हैं। तो ये जुगाली जब करते हैं तो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को पुनः माउथ तक लाते हैं और फिर इसका डाइजेशन हो पाता है, फिर से वो चबाते हैं तब जाकर इनका डाइजेशन होता है। तो सेलुलोज के पाचन में इन सभी जीवों को, खास करके शाकाहारी जीवों को छोटी आंत की लंबाई अत्यधिक होना जरूरी है।
ठीक है। तो यहाँ नोट पे मैंने लिखा है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ना, ये मैंने आपको लिख दिया है। छोटी आंत देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जिजुनम और इलियम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रहणी किसके भाग है, तो छोटी आंत के, जिजुनम किसके भाग है, छोटी आंत के, इलियम किसके भाग है, छोटी आंत के। तो इस तरह से यहां तक मैंने आपको क्लियर किया छोटी आंत तक। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट चाहिए हमें, ताकि मैं और भी अच्छे ढंग से जो भी वीडियो है उसको ला सकूं, आपके सामने रख सकूं और अच्छे वे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा कर सकूं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे हमारे साथ बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन सून।